हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर स्वागत करता हूं। यह है आपका वीडियो नंबर 14 जिसमें हम एक्सरसाइज 1.6 का बचा हुआ लास्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज की ओर चलेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन देखो अपना क्वेश्चन नंबर 8। इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 पीपल स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। क्या बोला गया है इसमें, मैंने आपके लिए यहाँ पे वेन डायग्राम भी बना रखा है। देखो ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि एक कमेटी है जिसके अंदर फ्रेंच बोलने वाले कितने लोग हैं 50। ये सर्कल मैंने फ्रेंच के लिए बना दिया, ये सर्कल है स्पेनिश के लिए जो कितने लोग बोलते हैं 20 पीपल, और दोनों बोलने वाले यानी कि एफ इंटरसेक्शन एस की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको 10। ठीक है ना, ये क्या बोला गया है, दोनों बोलने वाले कितने लोग 10 पीपल स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। हाउ मैनी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस। इसका मतलब दोनों बोलने वाले टोटल कितने लोग हैं, चाहे वो एक लैंग्वेज बोलता हो या दोनों लैंग्वेज बोलता हो, हमें दोनों निकालनी है। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एफ यूनियन एस की वैल्यू निकालनी है। तो क्या लिखेंगे अपन, क्या क्या हमको दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट, क्या क्या हमको दिया हुआ है, नंबर ऑफ फ्रेंच दिया हुआ है 50, स्पेनिश दिया हुआ है 20 और दोनों का इंटरसेक्शन दिया हुआ है 10, और निकालना क्या है हमें, एफ यूनियन एस। हम लिखेंगे इसमें वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, जो फॉर्मूला है वो क्या है, नंबर ऑफ एफ यूनियन एस बराबर होगा एफ को ऐड करो एस को ऐड करो, उसमें से इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इसकी वैल्यू 50, ये 20 और ये 10, 50 और 20 70 में से 10 गया तो 60, यानी कि टोटल 60 पीपल ऐसे हैं जो एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज 1.6 पूरी फिनिश होती है। इसके बाद है अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में ध्यान रखना क्वेश्चंस का लेवल जो आपके 1.6 तक आया है उनसे कहीं ज़्यादा है, इसलिए 1.6 तक ख़त्म करने के बाद में अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो उस टॉपिक को आप वीडियो बार बार देख के क्लियर करें, उसके बाद ही मिसलेनियस एक्सरसाइज की ओर चलें। ठीक है ना, क्योंकि मिसलेनियस एक्सरसाइज का लेवल इनकी बजाय काफ़ी अच्छा लेवल है। तो इसको समझने के लिए आपको पहले एक्सरसाइज 1.1 से 1.6 तक के हर क्वेश्चन और हर कंसेप्ट को क्लियर होना चाहिए। ठीक है, हाँ तो अब स्टार्ट करते हैं अपन मिसलेनियस एक्सरसाइज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। सबसेट ए दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर यानी रियल नंबर एंड एक्स सेटिस्फाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यानी इसने एक अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, द्विघात समीकरण हमको दिया हुआ है और इसको हमको सॉल्व करके पहले x की वैल्यू निकालनी है। बाकी b, c और d में तो डायरेक्ट वैल्यू उसने दी हुई है, हमें केवल इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता ही होगा। क्या है ये, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। कैसे सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर का मल्टीपल और जो कांस्टेंट नंबर होता है इन दोनों का मल्टीपल क्या होना चाहिए कि इस नंबर को, बीच वाले नंबर को मैं ऐसे दो टुकड़ों में तोड़ूं जिनको जब मैं मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आ जाए और जब सम करूं तो मुझे माइनस का 8x मिल जाए। तो देखो एक्स स्क्वायर और माइनस 8x को मैंने तोड़ा, माइनस का 6x और माइनस का 2x। अब देखो इन दोनों को दो, माइनस 8 को मैं माइनस 6 माइनस 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इनको ऐड करूँगा तो भी मुझे माइनस 8x ही मिलेगा। और जब मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 2 12 माइनस माइनस प्लस, यानी कि प्लस का 12x स्क्वायर, और यहाँ पे देखो 12 इंटू एक्स स्क्वायर करूँगा तो 12x स्क्वायर ही होता है, तो इसका टुकड़ा ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन x माइनस 6, इन दोनों में कॉमन माइनस का 2, x माइनस 2 बराबर 0, सॉरी x माइनस 6 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन ले लिया x माइनस 6, तो क्या बच गया ब्रैकेट में, x माइनस 2 बराबर 0। अब मुझे बताओ दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पे भी मुझे आंसर क्या मिल रहा है, 0। इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना कोई नंबर तो 0 ही है। क्या 0 है, या तो x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी, या x की वैल्यू क्या होगी 6 होगी, क्योंकि जब मैं 2 रखूँगा तो 2 माइनस 2 क्या बन जाएगा 0, और जब 6 रखूँगा तो 6 माइनस 6 क्या बन जाएगा 0। इसलिए मल्टीप्लिकेशन होने पे क्या बन जाएगा इसका आंसर 0। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2 और 6। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो आपका सेट ए है इसकी वैल्यू क्या बन गई है 2,6, और बाकी बी सी डी तो आपको दिया हुआ ही। अब अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो इसके अंदर आप देखो
अपन को एक एक चेक करते हैं। सबसेट हमको चेक क्या करना है कि कौन कौन से सेट दूसरे के सबसेट है। सबसेट होने के लिए क्या होगा, अगर ए सबसेट होगा बी का तो इसका मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ए का हर अवयव बी में मौजूद है तो ए क्या होता है, बी का सबसेट होता है। तो देखो ए में क्या है 2 और 6, बी में क्या है 2 और 6 है, इसका मतलब ए बी का सबसेट होगा। उसके बाद करते हैं ए और सी का कंपैरिजन। ए में 2 और 6, सी में भी 2 और 6, तो ए सी का भी सबसेट होगा। तो ए का, और डी की बात करें तो डी में देखो ए की एलिमेंट है वो क्या है 6, तो इसका मतलब ए का हर अवयव डी में मौजूद नहीं है, तो ए बी और सी दोनों का क्या होगा सबसेट। तो कैसे लिखेंगे इसको, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, दूसरा ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, अब बात करते हैं बी की। देखो बी में क्या है 2, 4 और 6, ए से तो हो ही गया इसका कंपेरिजन। सी की बात करें तो 2, 4, 6 है, बिल्कुल है, तो बी किसका सबसेट हो गया, सी का। अब बी डी का सबसेट हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है, इसमें 1 एलिमेंट है, तो ये होगा ही नहीं। ओके, सी की बात करें, सी तो किसी का भी सबसेट नहीं होगा, सी में तो अनंत अवयव है, जबकि ए सी और डी, ए बी और डी तीनों में एक फिक्स एलिमेंट है, फाइनाइट सेटिंग है वाले, जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं। इसमें 3 है, इसमें 1 है और इसमें 2 है, लेकिन इसमें तो अनंत अवयव है, तो चलता जाएगा, तो सी किसी का भी सबसेट नहीं होगा। डी की बात करें, डी में है 6, तो देखो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो डी और इसमें भी 6 है, तो डी ए का भी होगा, बी का भी होगा और सी का भी होगा। तो क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे, डी इज ए सबसेट ऑफ ए, डी इज ए सबसेट ऑफ बी और डी इज ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, इनसे पहले एक लाइन लिख देना, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखेंगे, फॉर ए इज ए सबसेट ऑफ बी इफ एक्स बिलोंग्स टू ए implies x belongs to b। ये जो सेट सबसेट की कंडीशन होती है ना, इसको लिख देना कि फॉर a इज ए सबसेट ऑफ b कब होता है, इफ x बिलोंग्स टू a। क्या इंप्लाई करते हैं हमको, ये इंप्लाइज का साइन है ना, इंप्लाइज x बिलोंग्स टू b। तो इसी कंडीशन के ऊपर हमने इन सबको प्रूव किया है। तो ये 1 2 3 4 5 6 सबसेट इसके अंदर बनेंगे। ओके, इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस क्वेश्चन में आपको 5-6 जो पार्ट दिए हुए हैं उसमें सब में क्या बोला हुआ है, आपको 6 पार्ट है इसमें। इसमें आपको कुछ कंडीशंस दी हुई है कि जैसे फर्स्ट पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है कि इफ x बिलोंग्स टू ए, x a में बिलोंग करता है, एंड a बिलोंग्स टू b, जो पूरा का पूरा सेट a है वो सेट b में बिलोंग करता है, देन x बिलोंग्स टू b। ये बोल रहा है कि तो ये जो x a में बिलोंग करता था वो वाला x b में भी बिलोंग करेगा। ये हमको प्रूव करना है कि ये सही है या गलत है, चाहे कोई एग्जांपल लेके करो, लेकिन इसको प्रूव करना होगा हमें कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या रॉन्ग है। ओके, तो देखो हम इसे करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट की बात करें, क्या बोला हुआ उसने, इफ x बिलोंग्स टू a। मैं क्या करता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि एक सेट मान लेता हूँ, लेट सेट a, क्या मान लिया मैंने, एक कोई भी एक ले लेता हूँ जिसके अंदर मैं एक अवयव तो x ले ही लेता हूँ, बाकी चाहे कुछ भी लो, ठीक है ना, एक अवयव में x ले ही लेता हूँ, क्योंकि इसने बोला है हमें कि x को a में बिलोंग करवाना है। ओके, फिर क्या बोला है, a बिलोंग्स टू b। a यानी कि ये पूरा का पूरा ये एक अवयव के रूप में किस में है, b में, क्योंकि बिलोंग का साइन है, जब भी बिलोंग्स टू का साइन आता है इसका मतलब है उसके इधर वाला इस सेट के अंदर एक अवयव की तरह उपस्थित होता है। ठीक है, उसकी फिलहाल प्रेजेंस कैसी होगी इसके अंदर, एक अवयव की तरह। तो क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू लिया, मान लो मैंने कुछ भी ले लो आप, जैसे मान लो लिया आपने 2 3, लेकिन साथ में इस एलिमेंट को लेना है, a बिलोंग्स टू b, इसको पूरा का पूरा ऐसे कैसे लेना है। तो क्या ले लिया मैंने, x, 1, और कुछ भी ले सकते हो, ये ले लिया मैंने, 2 3 4 लिया, कुछ भी ले सकते हो, कोई भी अवयव ले सकते हो। ये बोल रहा है देन x ऑल्सो बिलोंग्स टू b। अब x का मतलब क्या था, ये x ये a में तो बिलोंग कर रहा था, अब क्या b के अंदर x बिलोंग कर रहा है। x की मैंने आपको बताया, x यहाँ पे अकेले की कोई मौजूदगी यहाँ पे नहीं है, x, 1 मिलके पूरा का पूरा एक एलिमेंट बनता है। ठीक है ना, x, 1 और साथ में ब्रैकेट, ये जो सेट है ना, ये सेट अपने आप में b के लिए क्या होगा, एक एलिमेंट होगा, लेकिन अकेले x की यहाँ पे कोई भी मौजूदगी नहीं होगी। तो हम क्या बोलेंगे, हियर x डज नॉट बिलोंग्स टू b, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखो इफ a इज ए सबसेट ऑफ b। a बोला है इसने b का सबसेट है, मैं ले लेता हूँ लेट a इक्वल्स टू, मैंने बिल्कुल छोटा कोई भी, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल कोई भी ले लेना चाहिए। a ले लिया मैंने 1, ओके, और b क्या ले लिया मैंने, सबसेट बनाना है तो 1, 2। ठीक है,
अब इसने बोला है बी बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, सी के अंदर, तो मैंने सी क्या ले लिया, एक ऐसा सेट लूंगा जिसके अंदर बी एक एलिमेंट की तरह होगा। तो एक तो पहले इसी को ले लो 1,2 और ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर बंद, ठीक है ना। ये अब इसके अंदर एक एलिमेंट की तरह है, यहाँ पे ये एक सेट था बी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, एक एलिमेंट की तरह हो गया। ओके, उसके बाद में मैंने ले लिया मान लो 3,4। बोल रहा है कि देन ए बिलोंग्स टू सी, तो बोल रहा है कि जो ए है यानी कि ये एक और इसके ऊपर ब्रैकेट, ये सी के अंदर एक अवयव की तरह होगा। मुझे बताओ क्या यहाँ पे ये एक अवयव की तरह है, यहाँ पे 1,2 और पूरा का पूरा ब्रैकेट यानी कि जो सेट है ये सी का एक अवयव है, लेकिन क्या ये इसका अवयव है कहीं पे, ये नहीं है। तो हम लिखेंगे हियर ए इज नॉट बिलोंग्स टू सी, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है ना, गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, नेक्स्ट आता है इसके पार्ट नंबर 3 पे। देखो क्या बोला है, इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ सी देन ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ये क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि ए के हर अवयव बी में मौजूद है, बी का हर अवयव सी में मौजूद है, इसका मतलब ए का हर अवयव सी में होगा, और जब ए का हर अवयव सी में होगा तो ए भी किसका सबसेट होगा, सी का सबसेट होगा। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, देखो क्या दिया हुआ है, इट इज गिवन दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या होता है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब इट मीन्स इफ एक्स बिलोंग्स टू ए दैट इंप्लाइज एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू बी। ओके, इसको मैं बोल दूं मान लो इक्वेशन नंबर 1। फिर और क्या दिया हुआ है आपको, बी इज ए सबसेट ऑफ सी, इट मीन्स इफ एक्स बिलोंग्स टू बी दैट इंप्लाइज एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू सी। ठीक है ना, एक्स बी में होगा तो ये हमें, अगर बी सबसेट है सी का, इससे हमें क्या पता चलता है कि एक्स अगर बी में है तो एक्स सी में भी होगा। अब आप देखो एक्स ए में था, बी में भी है, बी में था, सी में भी। अगर इन दोनों इक्वेशन को हम एक साथ ले लें फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, तो देखो एक्स ए में भी है और एक्स सी में भी है। एक्स बिलोंग्स टू ए दैट इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू सी। इसका मतलब क्या होगा, ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है ना, ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ये मैंने आपको इस तरीके से करा है, इसी का आप एग्जाम्पल भी ले सकते हो। मैं फिलहाल इसका एग्जाम्पल इधर कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्या ले सकते हो, लेट, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, 4th का सॉल्यूशन है, 3rd का सॉल्यूशन चल रहा है फिलहाल। ठीक है, लेट एक आप एक ले लो, मान लो ए बराबर मैंने ले लिया 1, सिंपल एग्जाम्पल लेना है बिल्कुल। बी बराबर मैंने ले लिया 1,2, क्योंकि मुझे ए को सबसेट बनाना था बी का। ठीक है, और सी बराबर ले लिया मैंने 1,2,3, क्योंकि मुझे बी को सबसेट बनाना था सी का। ओके, अब देखो ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है। अब मुझे बताओ ए का क्या हर अवयव सी में मौजूद है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है ना, ए बी सी मैंने लिया तो उसको मैंने देखा तो ए क्या बन गया, सी का सबसेट बन गया। ओके, अब आओ इसके पार्ट 4 पे। देखो क्या दिया हुआ है कि अगर ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो ए सी का सबसेट नहीं होगा, ये ऐसा बोल रहा है। क्या ये हमेशा सही होगा, ये सही नहीं होगा। कैसे, अपन एग्जांपल लेते हैं। देखो मैंने लिया, मान लो लेट लिया मैंने, लेट ए क्या लिया मैंने, केवल 1 ले लिया। ओके, बी को मुझे ऐसा एलिमेंट, ऐसा सेट बनाना है कि ए उसका सबसेट नहीं बने। तो सबसेट नहीं बने इसके लिए क्या करना होगा, मुझे इसका जो अवयव है वो बी में मुझे नहीं रखना होगा। तो क्या करूं मैंने ले लिया बी को, कैसा ले लिया, केवल 2 ले लिया, सपोज करो। ओके, अब मुझे बताओ क्या इसका ये सबसेट बन रहा है, नहीं बन रहा। अब रहता है अपन बात सी की करते हैं। सी क्या करूंगा मैं, सी मुझे ऐसा लेना है कि जिसमें बी का एलिमेंट नहीं आए, क्योंकि बी मुझे सी का सबसेट नहीं बनाना, यानी 2 को तो नहीं लेना, उसके अलावा कुछ भी ले लूँ। मान लो मैंने ले लिया 1,3। ये 1 क्यों लिया है, मैंने खुद चाह के लिया है ताकि ए में जो 1 था वो इसमें भी आ जाए, और अब ए सी का क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, सबसेट नहीं बनेगा। तो ध्यान रखना, कोई भी स्टेटमेंट कब ट्रू होता है, जब वो हर सिचुएशन में ट्रू हो। आप कोई भी एग्जांपल लो, अभी आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि आपने ऐसा एग्जांपल ही क्यों लिया, यहाँ पे 1 नहीं लेते तो ये इसका सबसेट नहीं होता तो स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। लेकिन हमें स्टेटमेंट को ट्रू करवाने की कोशिश नहीं करनी है, हमें इस टाइप के एग्जाम्पल सोचने की किसी भी तरीके से मैं स्टेटमेंट को फॉल्स बना पाऊँ। ट्रू केवल तभी होगा जब आप कोई भी सिचुएशन सोचो, लेकिन उस कंडीशन में भी वो स्टेटमेंट क्या बन जाए, ट्रू बने। उस कंडीशन में भी वो स्टेटमेंट अपना खरा उतरे, तो ही वो स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू।
ओके, तो इस कंडीशन में देखो क्या ए सी का सबसेट बन रहा है, बन रहा है। तो क्या बोलेंगे, हियर ए इज ए सबसेट ऑफ सी, इसलिए गिवन स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, फॉल्स। ओके, अब आओ इसके पार्ट नंबर 5 पे। क्या दिया हुआ है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, मुझे ऐसा लेना है, एक सेट ए लेना है जिसके अंदर एक एलिमेंट एक्स को तो रखना ही रखना है। ओके, उसके बाद इसमें बोला है कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, यानी मुझे एक ऐसा सबसेट वो सेट बी बनाना है जो ए उसका सबसेट नहीं बने। अगर ए को मुझे उसका सबसेट नहीं बनाना है, इसका मतलब क्या करना है, ए का हर अवयव इसमें नहीं आना चाहिए। ओके, ए का हर अवयव इसमें नहीं है। अब इसमें तो अवयव ही मैंने केवल एक माना है, तो इसका मतलब एक्स को छोड़ के बाकी कुछ भी रख दूं, जैसे मान लो मैंने रख दिया 1। ओके, अब मुझे बताओ ए बी का सबसेट बन रहा है क्या, नहीं बन रहा। ओके, ये बोल रहा है देन एक्स बिलोंग्स टू बी। अब बताओ क्या यहाँ पे एक्स बी में आ रहा है, ए में तो था लेकिन क्या बी में आ रहा है, नहीं आ रहा। और ये क्या बोल रहा है कि आएगा, इसका मतलब स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, फॉल्स। ठीक है, अपन लिखेंगे इधर हियर एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, सो गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। लास्ट आपका इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये बोल रहा है ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए का हर अवयव बी में मौजूद है। ओके, अब ये बोल रहा है कि एक्स बी में नहीं है, मुझे बताओ ए का हर अवयव बी में है और एक्स है जो बी में नहीं है। अगर बी में, जब उसके सुपर सेट में ही नहीं है, ये सुपर सेट होता है, ये सबसेट होता है। जब सुपर सेट में कोई अवयव नहीं है तो इसका मतलब क्या, वो उसके सबसेट में होगा, कभी भी नहीं होगा। तो क्या होगा, देन एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब गिवन स्टेटमेंट क्या होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। इसको प्रूव करते हैं अपन। जैसे मान लो ये दिया हुआ अपन को, ठीक है, इट इज गिवन दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब मुझे बताओ फॉर ए इज ए सबसेट ऑफ बी क्या होता है, इफ एक्स बिलोंग्स टू ए, ये क्या इंप्लाई करता है कि एक्स किस में होगा, बी में भी होगा। एक्स ए में है तो वो क्या इंप्लाई करेगा कि एक्स बी में भी होगा। लेकिन जब यही दिया हुआ है कि एक्स बी में नहीं है, बट वी नो दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और साथ में क्या दिया हुआ है, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर एक्स बी में नहीं है, इसके सुपर सेट में नहीं है, तो क्या इसमें हो सकता है, हो ही नहीं सकता। सो एक्स ऑल्सो डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और इसने भी यही बोला हमको। सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, अब इसके लिए देखो आप एक एग्जांपल भी लेकर सोच सकते हो। मैं कुछ भी लेता हूँ, यहाँ कर रहा हूँ फिलहाल उसको। ठीक है, देखो क्या लिया, मान लो मैंने ए ले लिया कि लेट ए इक्वल टू मैंने ले लिया 1 और बी इक्वल टू ले लिया मैंने 1,2। तो ए बी का सबसेट बन गया, बिल्कुल बन गया। उसके बाद इसने बोला कि एक्स है वो बी में नहीं है, एक्स इसमें नहीं है, मुझे दिख रहा है कि नहीं है। तो ये बोला कि एक्स ए में भी नहीं हुआ, तो बताओ क्या एक्स इसमें दिख रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, दोनों में ही एक्स नहीं है। और यही ये बोल रहा है हमको, इसका मतलब हो गया, यहाँ पे लिखेंगे हियर एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड एक्स इज नॉट बिलोंग्स टू ए, सो गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। एक्स का तो कोई कहानी नहीं आएगी ना, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। मुझे ए को कुछ भी लेना है, कुछ भी ले लो आप, 1 2 3 4 5 आपने ले लिया। अब बी आपको ऐसा लेना पड़ेगा कि उसका सुपर सेट बना दो आप उसको, ए को सबसेट बनाओ, बी को सुपर सेट बनाओ। तो आपने अगर 1 से 5 यहाँ लिया तो यहाँ पे 1 से 5 तो लेना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई भी एलिमेंट लेना पड़ेगा। अब मान लो कि आप कह दो कि मैं इसके अंदर एक्स भी ले लूँ, लेकिन उससे साफ मना किया है कि एक्स बी में नहीं है, तो एक्स मैं यहाँ पे ले ही नहीं सकता, यहाँ पे मैंने लिया नहीं। अगर यहाँ पे लेता तो उसके सबसेट में अपना भी आ जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब जो गिवन स्टेटमेंट हो गया वो क्या हो गया अपना, ट्रू। ओके, इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। उसमें आपको क्या बोला गया कि 3 सेट है ए बी सी। किस तरह के सेट है कि ए का बी के साथ यूनियन करो या ए का सी के साथ यूनियन करो, दोनों क्या होते हैं, बराबर। और ए का बी के साथ इंटरसेक्शन करो या ए का सी के साथ इंटरसेक्शन करो, वो भी दोनों क्या है, बराबर। ये 2 कंडीशन आपको उसने दी हुई है। इन 2 कंडीशन के बेसिस पे वो आपसे प्रूव करवाना चाह रहा है कि बी और सी बराबर होंगे। वैसे तो देखो इनको देख के समझ में आ जाता है कि बी और सी बराबर होंगे, लेकिन ये हमें प्रूव करना होगा। तो देखो क्या करेंगे अपन, हमें क्या दिया हुआ है उसने, सॉल्यूशन इसका देखो, हमें क्या दिया हुआ है कि ए यूनियन बी बराबर दिया हुआ है ए यूनियन सी। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। मुझे बी और सी को दोनों को प्रूव करना है, तो मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं इस दोनों को
अगर मुझे बताओ कोई भी दो सेट आपस में बराबर हैं, अगर फिर मैं उनका इंटरसेक्शन किसी भी एक सेट के साथ कर देता हूँ तो आंसर तो सेम ही आने वाला है। अगर कोई दो सेट हैं वो दोनों बराबर हैं, दोनों तरफ का पलड़ा अपना बराबर है सेट का, अगर मैं उसे किसी तीसरे नए सेट के साथ में आप इंटरसेक्शन कर देते हो तो दोनों तरफ तो आपका आंसर तो सेम ही आने वाला है। जैसे एग्जांपल मान लो कि ये पूरा जो ए यूनियन बी है ना, सपोज करो कि ये है 1,2,3,4 और ये दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब ये भी यही होगा। ओके, अब इसका मैं एक नए सेट बी के साथ में, अब वो सेट क्या हो सकता है, सपोज करो वो है 3,4, तो यहाँ पे भी 3,4। अगर ये इंटरसेक्शन कर दूं मैं दोनों तरफ तो आंसर तो सेम ही आने वाला है दोनों से, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या करा, इसको भी बी से इंटरसेक्ट कर दिया और इसको भी बी से इंटरसेक्ट कर दिया। जैसे अपन लोग मैथ के क्वेश्चन करते हैं जब लिखते हैं ना, जैसे दो इक्वेशन होती है एक्स और वाई वाली, उसको सॉल्व करने के लिए एक्स का गुणज या फिर वाई का जो मल्टीपल होता है उसको अपन इक्वल करने के लिए क्या करते हैं कि इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड करते हैं मल्टीप्लाई। वैसे सेम मैं कर रहा हूँ कि यहाँ पे सेट के ऊपर कौन से ऑपरेशन होता है, प्लस माइनस तो होते नहीं है, यहाँ पे यूनियन इंटरसेक्शन वाले होते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको दोनों तरफ बी के साथ में इंटरसेक्ट कर दिया। ठीक है, हाँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से इसको करते हैं। देखो क्या होगा, देखो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी से मुझे क्या मिलने वाला है, ए और बी के सारे एलिमेंट। ठीक है, अब उसका मैं इंटरसेक्शन बी के साथ ही कर रहा हूं, यानी उसको मैं किसके साथ कॉमन करके देख रहा हूं, बी के साथ में। जब यहां पे मुझे पता है ए और बी के सारे अवयव हैं, उनको मैं बी के साथ कॉमन देखूंगा तो आंसर क्या मिलेगा, मुझे बी के एलिमेंट ही मिलने वाले हैं, यानी इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, केवल और केवल बी। इस चीज का ध्यान रखना हमेशा, अगर कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी दो सेट है, ठीक है, उन दोनों में से किसी के साथ भी इसको इंटरसेक्ट करोगे, अगर ए के साथ इंटरसेक्ट करोगे तो आंसर ए आएगा और बी के साथ इंटरसेक्ट करोगे तो आंसर बी आएगा, क्योंकि इससे मुझे क्या मिलने वाला है, ए और बी के सारे एलिमेंट। अब इसको मैंने जब ए के साथ कॉमन करूंगा तो ए मिल जाएगा, इसी को मैं बी के साथ कॉमन करूंगा तो मुझे बी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो क्या हो गया, बी। अब इधर देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये यूनियन बीच में आ जाएगा, और सी इंटरसेक्शन बी। ओके, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखो, जैसे मैंने बी के साथ इंटरसेक्ट किया वैसे एक बार क्या करता हूं, सी के साथ इंटरसेक्ट करता हूं इसको। ठीक है, तो क्या सी के साथ क्यों कर रहा हूं, सी के साथ जब मैं करूंगा तो ए यूनियन सी, यानी ए और सी के सारे एलिमेंट, उसको मैं सी के साथ जब कॉमन करूंगा तो मुझे एक तरफ क्या मिल जाएगा, सी मिल जाएगा। जैसे इसमें मुझे एक तरफ बी मिला है वैसे उसमें मुझे क्या मिलेगा, सी। और फिर आप देखेंगे बी की वैल्यू और सी की वैल्यू दोनों क्या आएंगी, बराबर। तो देखो क्या करूं मैं, ए यूनियन बी, इसको इंटरसेक्ट किया मैंने सी के साथ में, ए यूनियन बी बराबर क्या दिया हुआ है, ए यूनियन सी, इसको इंटरसेक्ट कर दिया वापस से मैंने सी के बराबर, यहाँ पे भी सी के साथ, यहाँ पे भी सी के साथ में। जैसे यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ बी के साथ किया था, इस बार क्या कर दिया, दोनों तरफ सी के साथ कर दिया। अब मुझे पहले इस तरफ वाले को देखो, ये क्या बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या हो जाएगा, ये ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर, ये क्या होगा, ए और सी के सारे एलिमेंट, उसको किसके साथ में कॉमन एलिमेंट कर देखना चाह रहा हूं, सी के साथ में, तो इसका आंसर क्या मिलेगा आपको, सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे सी इंटरसेक्शन बी, इसमें कोई फर्क होता है, नहीं होता है ना। ए और बी का चाहे आप देखो कॉमन और बी और ए का कॉमन देखो, दोनों क्या होते हैं, बराबर ही होते हैं। तो ये दोनों तो कोई फर्क ही नहीं है। ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। लेकिन क्वेश्चन में हमें उसने दिया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी क्या है, दोनों बराबर है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, हियर पुट ए इंटरसेक्शन सी को किसके बराबर रख दूंगा मैं, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर, और चाहो तो इसको भी रख दो, बी इंटरसेक्शन सी को किसके बराबर रख सकता हूं मैं, सी इंटरसेक्शन बी के बराबर। ठीक है, तो देखो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन सी को तो मैं रख दूंगा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, कहाँ गया, ये सी, सी की वैल्यू क्या आ गई, ए इंटरसेक्शन सी को तो रख दिया मैंने ए इंटरसेक्शन बी, फिर है यूनियन, और बी इंटरसेक्शन सी को क्या रख दिया मैंने, सी इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं, केवल इसको इधर कर दिया इसको इधर कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मुझे देखो इसको बताओ, आप देखो इधर ये और ये बिल्कुल इक्वल बन गया, ये और ये दोनों बिल्कुल इक्वल बन गया, सेम बन गए। तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूं मैं इसका आगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 बी इक्वल्स टू सी, क्योंकि यहाँ पे जो b की वैल्यू आ रही है वो की वही मुझे क्या मिल रही है, c की वैल्यू, तो b इक्वल्स टू क्या हो गया, c। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन।
अब देखो क्या दिया हुआ है, 4 कंडीशन दी हुई है और उसने बोला है कि आपको प्रूव करना है कि चारों की चारों क्या है, सेम ही चीज़ है, ठीक है ना। इसका मतलब एक के बेसिस पे मैं दूसरा ला सकता हूँ या दूसरे के बेसिस पे मैं पहला ला सकता हूँ। तो हमें क्या करना है इसमें, जैसे मैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इसको ले लूँगा इन सबके साथ में, पहला इसको और इसको ले लूँगा, फिर फर्स्ट और थर्ड को ले लूँगा, और फिर फर्स्ट और फोर्थ को ले लूँगा। तो मैं इसको मानते हुए ये प्रूव करूँगा, वैसे इसको मानते हुए ये प्रूव करूँगा, और इसको मानते हुए ये प्रूव करूँगा। अगर ऐसा होता है इसका मतलब सारी की सारी कंडीशन क्या अपनी इक्विवेलेंट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट में ले रहा हूँ, ले लो 1 एंड 2, इन दोनों को मैं लेता हूँ, ठीक है। अब देखो दोनों को लिया, मैंने क्या लिया, लेट a माइनस बी बराबर 5, ये मैंने मान लिया क्योंकि इसने दिया हुआ है हमको। अब मुझे बताओ a माइनस बी बराबर 5 का मतलब क्या हुआ, a माइनस बी इसका मतलब क्या हुआ, डिफरेंस ऑफ सेट, समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर a माइनस बी निकालते हैं तो कौन सा एलिमेंट मिलता है हमें, a माइनस बी में हमें a के वो सारे अवयव मिलते हैं जो b में मौजूद नहीं है, a के वो सारे अवयव जो b में मौजूद नहीं है। पर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसका आंसर क्या मिल रहा है मुझे, 5। इसका मतलब है कि a के सारे अवयव b में मौजूद हैं, a में एक भी ऐसा अवयव नहीं बचा जो केवल a के पास और b के पास नहीं हो। तो इसका मतलब यही हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, लेट a माइनस बी बराबर 5 मैंने जब माना तो इससे क्या मिला मुझे, हियर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, जब मैं सारे के सारे x जो a में है वो क्या हो गया, ऑल्सो x बिलोंग्स टू b। जब मैं जितने भी a में अवयव सारे के सारे किस में मौजूद हैं, b में भी है, ओके। अब हम क्या जानते हैं, हम ये कंडीशन जानते हैं, ऑलरेडी पढ़े हुए हैं कि अगर a b का सबसेट है, फॉर a इज अ सबसेट ऑफ b, क्या होता है, ये कब प्रूव होता है, a इज अ सबसेट ऑफ b, इफ x बिलोंग्स टू a दैट इंप्लाइज x ऑल्सो बिलोंग्स टू b। अगर ऐसा होता है तभी तो हम a इज अ सबसेट ऑफ b बोलते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या देखा, यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है कि जितने भी x हैं जो a में हैं वो सारे के सारे किस में हैं, b में भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सो a इज ए सबसेट ऑफ b। तो इसको मानते हुए मैंने ये निकाल दिया, ओके। नेक्स्ट मैंने लिया 1 एंड 3, ठीक है, 1 एंड 3 ले रहा हूं मैं। क्या माना मैंने, लेट a यूनियन b बराबर b, ये मैंने माना। अब हमें एक अवयव ले, a यूनियन b को किसके बराबर दिया हुआ है, b के बराबर दिया। तो यहीं से हमें पता चल रहा है कि a के सारे अवयव b में है, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है आपका, b। इसका मतलब इन दोनों में बड़ा सेट कौन सा, ये तो मुझे पता चल गया कौन सा बड़ा सेट है, इसमें b है। या तो बराबर हो सकता है, ठीक है ना, बराबर भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि a और b बराबर नहीं हो सकते, a और b बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा कोई होगा तो कौन सा सेट होगा, बी होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनियन है और यूनियन का मतलब मुझे सारे अवयव चाहिए, और सारे अवयव को किसके रूप में दिखा रहा है, मुझे बी के रूप में दिखा रहा है। इसका मतलब ए और बी के जितने भी अवयव सारे के सारे बी में मौजूद है, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक लिया कि मान लो कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, मैंने माना, क्योंकि देखो हमें प्रूव क्या करना है, फाइनली हमें प्रूव ये करना है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी। अगर ए इज ए सबसेट ऑफ बी प्रूव करना है तो इसका मतलब हमें हमेशा एक ऐसा एक्स मानना पड़ेगा जो ए में है, और हम किसी भी तरीके से अगर ये प्रूव कर देते हैं कि वो बी में भी प्रेजेंट है, इसका मतलब है जब ए में माना था और बी में भी मुझे मिल गया, इसका मतलब ए बी का सबसेट बन जाएगा, ओके। तो देखो मैंने माना कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, जब ए में है देन अगर ए में ही कोई अवयव है तो वो किसी के साथ भी यूनियन कर लूँ मैं, उसमें भी होगा। जब वो इसी में है तो उसको मैं किसी के साथ यूनियन करूंगा तो कोई ना कोई नए अवयव ऐड ही होने वाले, कम तो नहीं होने वाले। इसका मतलब ए में है तो ए यूनियन बी में भी होगा, और अगर ए यूनियन बी में है तो ए यूनियन बी को जो बी के बराबर दिया हुआ है, इसका मतलब इट मीन्स, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू बी भी होगा, क्योंकि ए यूनियन बी तो बी के बराबर ही है। अब मैंने देखो माना क्या था कि एक्स ए में, और प्रूव क्या हो गया आपका, एक्स बी में भी है। जब ए में माना और बी में भी हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, A is a subset of B, so A is a subset of B, ठीक है ना। शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिल्कुल मैं, क्योंकि इसमें और ज़्यादा लिखने की जरूरत भी नहीं है और गुंजाइश भी नहीं है कहीं पे, यही सफिशिएंट है इसके लिए कि जब मैंने माना A में था तो क्या प्रूव हो गया, B में हो गया। चाहो तो इसमें एक लाइन ये वाली जोड़ सकते हो केवल कि फॉर ये वाली, फॉर A is a subset of B if X belongs to A that implies X belongs to B, और यही मैंने प्रूव कर दिया। इसका मतलब X A क्या होगा, B का सबसेट होगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट मैंने लिया 1 एंड 4, और 1 एंड 4 में क्या दिया हुआ देखो आपको, पहला तो वही है
फोर्थ क्या है आपका, ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, ये मैंने मान लिया। लेट ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए, फिर से वही करेंगे, ए में मानेंगे और बी में प्रूव करेंगे हम। तो क्या मानेंगे, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब एक्स ए में है, ठीक है, ए में है, और ए किसके बराबर दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर दिया हुआ है। तो इसका मतलब सो एक्स ऑल्सो बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ए को तो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर दिया हुआ है, तो ए की जगह मैं ये रख सकता हूँ। अगर ए में है तो इसमें भी होगा। अब मुझे बताओ, अगर इसमें कोई है, ए और बी के इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट है, इसका मतलब है कि वो ए में भी होगा और बी में भी होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, दोनों में कॉमन, जो ए में भी हो और बी में भी हो। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में, इसका मतलब ए और बी दोनों में है, तो इसका मतलब सो, या फिर ऐसे लिखो, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ए तो मैंने लिखे रखा है, यहां से मुझे क्या पता चला कि वो बी में भी है। अब मुझे बताओ, जो ए में माना था और बी में भी वो मिल गया, तो इसका मतलब क्या होगा, हर एक्स जो ए में था वो बी में भी है, इसका मतलब ए बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। सो ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो देखो मैं जितना सिंप्लीफाइड फॉर्म में आपको समझा सकता था मैंने उतना किया है आपके लिए। उसके बावजूद अगर आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को बैक कर करके वापस से देखिए, ठीक है ना, समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया, ठीक है। तो आज के वीडियो को मैं यहीं खत्म करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज में हो सकता है वीडियो थोड़े ज़्यादा बने, क्योंकि इसके क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा अच्छा लेवल है। अगर मैं थोड़ा जल्दी खींच दूंगा तो आप लोगों के समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा हो, वीडियो अच्छे लग रहे हो, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के बीच में वो शेयर करें। जहाँ तक आप इसे जिनको ज़रूरत है ऐसे लोगों के पास में अगर आप इसे पहुँचा पाएँ तो वो बहुत अच्छी बात होगी, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओके बाय, टेक केयर।